Good afternoon, everyone. Today, on behalf of Amity Law School, Noida, Legal Aid Cell, I, Riya Raj, welcome you all to today's meeting, where we're going to have a good discussion on the topic Indulgence of Youth Please and speak loudly, you are not audible. Benefits of Farmers in Independence in Collaboration with Law and Equity. I am extremely delighted to introduce our keynote speaker, Mr. Manish Kumar. He graduated Amity Law School in the year 2013 and has been outshining the legal world since then. He is actually the first one who started Hindi mooting in our college. He is an advocate in Supreme Court of India, Standing Counsel for State of Himachal Pradesh and Senior Central Government Counsel Union of India, Counsel of NSIC and ICAR. I welcome him to enlighten us with his experiences. Sir, please. धन्यवाद। सबसे पहले तो हिंदी दिवस के पखवाड़े पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आज बहुत दिनों के बाद अपने परिवार में बोलने का मौका मिल रहा है, तो उसकी खुशी भी है और संतोष भी है। अच्छा भी लग रहा है कि अपने परिवार ने आज मुझे मौका दिया, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ, आज एमआईटी यूनिवर्सिटी की बदौलत हूँ या अपने गुरुओं का मार्गदर्शन और आशीर्वाद के कारण। जब किसानों के बीच आजकल इतना आंदोलन चल रहा है, ऐसी बात है। आज का विषय जो मुझे बोलने के लिए दिया गया, आजादी से लेकर आज तक किसानों की बदतर हालात पे युवा एवं न्यायालयों की स्थिति क्या है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि किसान है क्या, एग्रीकल्चर क्या है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से जब पूछा गया व्हाट इज द कल्चर ऑफ दिस नेशन, तो उन्होंने कहा था एग्रीकल्चर, मतलब इस देश का कल्चर ही एग्रीकल्चर है। तो कल्चर एग्रीकल्चर से समझने से पहले हमें प्रकृति को समझना होगा, क्योंकि प्रकृति और किसान के बीच एक गहरा संबंध है, एक पोषण तत्व है। प्रकृति जो हमें देती है उसको व्यवस्थित रूप से हमारे सामने परोसने का काम किसान करता है। आज हमें यह समझना होगा कि आजादी के बाद से आज तक किसानों ने देश के लिए क्या किया और देश ने किसानों के लिए साथ क्या किया, दोनों विषयों को समझना होगा। तो पहले मैं आता हूं कि लोकतंत्र में के निर्माण से लेकर किसानों की क्या भूमिका रही। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय, चाहे वो खेड़ा का आंदोलन हो, बारदोली का आंदोलन हो, चंपारण का आंदोलन हो, जिसने गांधी को महात्मा गांधी बनाया, इन सब आंदोलनों के बाद देश आजाद हुआ था। आजादी के बाद आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूं कि आजादी के समय हमारा खाद्य प्रोडक्शन जो था वो 51 मिलियन टन था और आज खाद्य प्रोडक्शन 295 मिलियन टन है। हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में आजादी के वक्त 40 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते थे, आज 305 मिलियन टन करते हैं। डेयरी के क्षेत्र में 17 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते थे आजादी के वक्त, आज हम 180 मिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं। फिशरीज के क्षेत्र में 0.75 टन हम लोग प्रोड्यूस करते थे, आज हमने 10.8 तक पहुंचाया है। मीट के क्षेत्र में, एक के क्षेत्र में हर जगह किसान अपनी भूमिका दे रहा है और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को बनाया जा रहा है। हमने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की, उन्नति की, और उसके बाद सरकार भी किसानों के लिए तरह तरह की पॉलिसी लाती है। व्हाइट रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, खाद्य संरक्षण बिल आए, अभी सरकार ने जो 3 बिल पास की वो आया, लैंड रिफॉर्म्स आया, सिंचाई में अभूतपूर्व बदलाव आया, चकबंदी आई। ये सब चीजें सरकार ने भी किया। मतलब ये है कि सरकार भी नीति निर्धारण किसानों के लिए करती आ रही है। और किसान को जब कहा गया, किसान से जब मांगा गया
तो वो लोग किसान ने देश को अपनी स्थिति अवगत कराई। इस देश के लिए किसान सदैव खड़ा रहा। अब आते हैं इस देश की भौगोलिक स्थिति जो खेती के लिए है। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं कि आपको पता है भारत 11,000 साल पुराना भारत का एग्रीकल्चर इतिहास है। 11,000 साल पुराना। फल तोड़ने शिकार करने के बाद सबसे पुराना व्यवसाय कोई था वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही हमने तरक्की। विश्व में 127 क्लाइमेटिक कंडीशन है खेती के लिए। 127 के 27 क्लाइमेटिक कंडीशन इस देश में पाए जाते हैं। 64 टाइप की मिट्टी होती है खेती के लिए। 64 टाइप की खेती होती है मिट्टी के लिए, जिसमें से 46 प्रकार की मिट्टी सिर्फ हिंदुस्तान में पाई जाती है। तो हमारा देश में आप देखिए कि कितनी संपदा है खेती के लिए। क्लाइमेटिक कंडीशन है। पूरे विश्व में 11 से 12% है कृषि भूमि, और हिंदुस्तान में 56% खेती की भूमि है। फिर प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास क्लाइमेटिक जोन भी है, हमारे पास उपज भी है, हम उपज दे भी रहे हैं, सरकार नीति भी बना रही है, नीति निर्धारण भी हो रहा है, फिर इस देश में कुपोषण कैसे आ सकता है? फिर इस देश में भूखमरी क्यों आ रही है? फिर इस देश में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? यह सोचने का विषय है। जब देश इतनी चकाचौंध की सीढ़ी पे है तो मन से यह प्रश्न उठता है, और फिर यह लगता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से नीचे उतर के जब हम किसानों की स्थिति देखते हैं तो लगता है कि वो हमारा किसान कहीं वहीं तो नहीं खड़ा है जहां वो बूढ़ा फकीर गांधी 70 साल पहले छोड़कर चला गया था। फिर किसानों के लिए कौन बोलेगा? किसान की दयनीय स्थिति की जवाबदेही कौन लेगा? क्यों किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है? क्यों किसानों का बीज संरक्षण नहीं हो पा रहा है? क्यों किसान को बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया है? क्यों सरकार ने प्रकृति के बहाने छोड़ दिया है? हिंदुस्तान विविधताओं का देश था, है। इतने लॉर्डेट्स, इतने नोबेल्स आए, और आपको पता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहां लिखा होता है किसी भी प्रोडक्ट पे MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और किसानों के लिए क्या है? MSP, मिनिमम रिटेल प्राइस। मतलब हम शब्दों से भी दरिद्र हो गए किसानों के लिए कि हम उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं। हिंदुस्तान जैसे देश में जो कृषि प्रधान देश है उसकी स्थिति ऐसी कैसे हो गई? हमको खेतों के में बीज सुधार में, हम जो सरकारें हैं वो सिर्फ बीज संरक्षण, खेती की बातें इस पे डिपेंड करता है, पर खेती करता कौन है? किसान। तो किसानों के लिए कौन सोचेगा? किसान के संरक्षण की बात कौन करेगा? आजकल किसानों के लिए राजनीति करने के साथ साथ किसानों पर राजनीति होने लगती है। किसानों को जातिवादों में बांटा जाता है। किसान का न कोई धर्म होता है, कोई मजहब होता है, पर आज किसान नहीं रहा, किसान जातिवादों में फंस गया है। क्यों किसानों को पॉलिसी के जंजालों में फंसाया जाता है? सरकार घोषणा करती है कि हम इतने लाख पैसे देंगे, इतने लाख करोड़ आ जाएंगे। जिस किसान को फॉर्म भरने नहीं आता वो किसान कैसे उसको जान पाएगा? सरकार की तरफ से ICR हैं, IRI हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं, बहुत जगह KVK हैं, आत्मा है, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, पर वो एक संस्था है, लेकिन वो संस्था किसानों तक नहीं पहुंच पा रही। इतनी सारी योजनाएं बनती हैं पर किसान तो समझ ही नहीं पाता। किसान को तो फसल चक्र में घुसाया जाता है, उसी चक्र में फंसाया जाता है। इस फसल चक्र के दौरान उन्हें लोन अप्लाई करते हैं तो अगले
साल तक उनको लोन मिलता है, उसमें भी इतने होते हैं। किसान की स्थिति तो दयनीय होती जा रही है। तो अब इन सब विषयों पर एक प्रश्न उठता है। प्रश्न क्या है कि या तो पॉलिसी गलत बन रही है, या पॉलिसी बनाने वाले लोग को जमीनी हकीकत नहीं मालूम, या तो पॉलिसी का हम इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे। अब आती है युवाओं की भूमिका। युवा क्या करेंगे, युवाओं को क्या करना चाहिए, और इस परिस्थिति में युवाओं कैसे जिम्मेदार है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि युवाओं को इसलिए जिम्मेदार बनाया जाता है क्योंकि युवाओं से अपेक्षा होती है। आगे बढ़ें, इस देश को बचाएं, आगे करें। अब बात आती है मैक्रो फाइनेंस। सरकार ने एक मैक्रो फाइनेंस की बात की, जिसमें सभी किसानों को केसीसी कार्ड दिया जाएगा। जिस देश में वोटर आईडी कार्ड मिल जाता है, आधार कार्ड मिल रहा है, उस देश में किसानों का केसीसी कार्ड क्यों नहीं मिल पाता? क्यों हर किसान को केसीसी कार्ड नहीं मिल जाता? जो इतने केंद्र बनाए गए हैं उसमें सारे यंग ऑफिसर्स हैं, आईसीआर, केवीके, इसमें क्यों वो यंग ऑफिसर, यंग युवा किसानों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं? नहीं, चिंतन का विषय है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हमने सबने यह महसूस तो कर ही लिया ना, इस देश को कोई बचा सकता है तो वो किसान ही है, क्योंकि खाएंगे तो हम रोटी ही। फिर ये प्रश्न उठता है, ये जो नदियां यहां तक सूख जाती हैं आते आते, ये जो नदियां हैं सूख जाती हैं आते आते, मुझे मालूम है कि पानी ठहरा कहाँ हुआ है। क्योंकि जो पॉलिसी बनती है, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, उनको जमीनी हकीकत का मालूम नहीं। इस कृषि प्रधान देश में संसद सत्र से पहले क्यों किसानों से संवाद नहीं होता? आज हम जूम ऐप की मदद से आप लोग से बात कर रहे हैं, ये युवाओं की ही देन है। हम सबको मिलकर किसानों के लिए सोचना होगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। अब खेती की दिन प्रतिदिन खेती की जो आपकी जो जोत की इकाई है वो कम होती जा रही है। आपको एक आंकड़ा देता हूं, 1971 में 1971 में 2.7 हेक्टेयर पर पर्सन खेत की जोत की 2000 में 1.05 हेक्टेयर हो गई है, और 2050 आते आते तक ये 0.09% तक आ जाएगी पर हेक्टेयर आदमी की जोत। मतलब खेती कम होता जाएगा, उसकी जोत की इकाई। तो हमें क्या करना होगा? हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी होगी, हमें अपने टेक्निक को बदलना होगा। और टेक्निक बदलेगा कौन? इस देश का युवा। क्योंकि जब जब इस देश का युवा जागृत हुआ है, देश बदला है। देश को बदलना ही होगा, और वो बदलाव लाएंगे हमारे युवा। जैसे युवा चाहे आगे आएंगे तो मिट्टी संरक्षण, मिट्टी के जो परीक्षण होगा उस पर बात करनी होगी, जो किसानों को पता चलेगा कि इस किस मिट्टी में कौन सी फसल लगाई जाए तो अच्छी पैदावार हो सकती है। सोलर के थ्रू खेती पर बात करनी पड़ेगी। और हमें अपने देश का जो फसल चक्र है ना, अपने देश का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसको समझना पड़ेगा। आजादी के बाद क्या हुआ, जब पहली योजना आयोग की बैठक हुई, तो इस देश की जो कृषि की बातें हुई, यूरोपीय संघ के आधार पर बात हुई। देश अपना हिंदुस्तान
और बातें हो रही हैं यूरोपीय तरीके। हम क्यों किसी की कॉपी करेंगे? हमसे बड़ा एग्रीकल्चर इतिहास किसका है? देश कब तक पश्चिम की तरफ देखता जाएगा? हम अपने क्लाइमेटिक कंडीशन पे क्यों नहीं बात करेंगे? 11वीं शताब्दी में, 11वीं सदी में 4 लाख टन पर हेक्टेयर की होती थी। आज स्थिति फिर वही है। मतलब हम कॉपी करने पे लगे हैं। हमने देश को अत्यधिक अनाज देने के चक्कर में हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स इतने यूज करने लगे कि हमारी देश की मिट्टी की स्थिति खराब होने लगी। उनके प्रयोग से किसानों की स्थिति खराब होने लगी, उनकी दयनीय स्थिति खराब होने लगी। तो कौन सोचेगा उनके लिए? कौन आगे बढ़ेगा? क्यों किसानों के लिए एक सिंगल विंडो की सिस्टम नहीं है कि एक ऐसा विंडो हो जिसपे किसानों को सब कुछ अवेलेबल हो जाए, चाहे वो फार्मिंग के लिए हो, चाहे वो डेयरी प्रोजेक्ट्स के लिए हो। अब 10 चक्के का ट्रॉली लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो उसका एक टैक्स है। अब ट्रैक्टर लेते हैं, उसका अलग टैक्स है, ट्रॉली का अलग टैक्स है। किसान 3 महीने खेती करेगा उस ट्रैक्टर से, तो उसका एग्रीकल्चर टैक्स देगा। यदि वो मिट्टी ढुलाई करने जाएगा तो उस पर उसको कॉमर्शियल टैक्स देना पड़ेगा। इन सब के लिए सोचना पड़ेगा। और ये सब सोचेगा कौन? इस देश का युवा। मैं न्यायालय पे भी आऊंगा, पर मैं युवाओं को जागृत करना चाहूंगा कि युवा चाहे तो इस देश की परिस्थिति बदल सकते हैं, इस देश को बदल सकते हैं, और उन्हें बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब आत्मनिर्भर गांव बनेगा। 1.3 लाख समथिंग युवा हर साल ग्रेजुएट होते हैं। 1.3 मिलियन युवा पर हर साल ग्रेजुएट होते हैं। एंड 80% उसमें अनएम्प्लॉयमेंट। पर कोई एग्रीकल्चर लेना नहीं चाहता। एग्रीकल्चर क्यों नहीं लेना चाहता? उसका भी कारण, एक तो स्टेटस सिंबल। इफ यू आर ए लॉयर, इफ यू आर ए डॉक्टर, इफ यू आर एन इंजीनियर, आपका सोसाइटी में एक स्टेटस है। और आप जो ही कहते हो कि मैं एग्रीकल्चर में हूं, तो आपको आपका स्टेटस कम माना जाता है। दूसरा, किसान को इजी मनी नहीं मिलता, और आज हम लोगों को तुरंत पैसे चाहिए। तो सरकार की जो नीतियां बनी, तो नीतियों में इस तरह से बदलाव लाना चाहिए कि हमें एक समय पे, एक तय नीति के अनुसार, एक तय समय सीमा पर किसानों को उचित मूल्य मिले। पर वो नहीं हो पाता, इसलिए युवा उसमें जोड़ना नहीं चाहते। स्टेटस सिंबल नहीं है। आपको मैं बताता हूं एक आंकड़ा कि बनारस काशी में युवा क्या कर सकते हैं। काशी में 5 लाख टन पेड़ काटे जाते थे हर साल क्रीमेशन में। कोयम्बटूर से युवाओं ने इसमें सोचा, विचारा। वहां का जो वेस्ट कोकोनट पाउडर होता है वो वहां से आने लगा, तो 1 लाख टन लकड़ियां कटना कम हो गई साल में। तो युवाओं का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। अब सबसे बड़ा कर सकते हैं, जो देश की पॉलिसी बनती है उसको किसानों तक पहुंचाने का काम हम युवाओं का है। हर साल हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेजेस में एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट होना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम किसानों को समझेंगे। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। कि मुझे अचानक से गवर्नमेंट से कुछ रिकवरी सूट बनाने का मौका मिला। रिकवरी सूट क्या था कि आर्मी में
आर्मी कुछ कोर्स फ्री ऑफ कोर्स कराती है स्टूडेंट्स को, पर उसमें एक तय सीमा होती है, हम कोर्स कराएंगे लेकिन बदले में आपको आर्मी को इतने साल फ्री ऑफ कोर्स सर्व करना होगा, और जो नहीं करेंगे उन पे ये केस होगा। तो जो किसान इस देश के लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्या हम युवाओं का योगदान नहीं होना चाहिए? ये अपने व्यस्ततम सीमा, अपने लिए तो सब जीता है। प्रश्न ये है कि ये लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। 1/125 करोड़ हिंदुस्तानी मैं भी हूं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तानी आप भी हो। यदि हम सब मिलके थोड़ा थोड़ा भी किसानों के लिए करेंगे तो देश बदल जाएगा, और हमें करना ही होगा और करना ही चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने देश के लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा? और सिर्फ यदि हम अपने आप के लिए खड़े हैं तो यह प्रश्न चिन्ह है कि हम हैं क्या। कहते हैं ना कि युवा इस देश का रुख बदल सकते हैं, इस देश की वो ताकत है यदि वो सिर्फ किसानों को जागरूक करना शुरू कर दे, उनके हक के लिए खड़े होने लगे। आज आप ग्राम लेवल से जाएं, पंचायत में मुखिया कौन, पैक्स में कौन, वार्ड परिषद कौन, सब जगह युवाओं की कमी। कुछ जगह मैंने सुना कि कुछ युवा मुखिया बन के आए तो उस देश की बदलती, उस गांव बदलना शुरू हो गया, क्योंकि युवाओं की सोच है, युवाओं के पास एक विजन है, और उनको आना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर को एक स्टेटस सिंबल मानना पड़ेगा कि इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। हम लॉयर्स ने की भी एक सोच होनी चाहिए कि जिस तरह सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है सरकारी एम्प्लॉइज के लिए, एमएससीटी है, इनकम टैक्स के लिए अलग है, किसानों के लिए कोई फोरम क्यों नहीं है? किसानों के लिए एक कोर्ट क्यों नहीं, एक स्पेशल उन लोगों के लिए हो जिसमें जो नीति निर्धारण होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन हो, उस पर किसान जाके कंप्लेन कर सकता हो, या जो पॉलिसी बनती है यदि वो सरकारी एम्प्लॉय या वो व्यक्ति जो जवाबदेही लेता है वो किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहा है तो उसकी जवाबदेही हो। किसान जो खेती है तो गैम्बलिंग की तरह से हो गया है, वो तो मॉनसून पे डिपेंड करता है, उसका खेती पानी पे डिपेंड करता है। यदि पानी नहीं रहेगा तो इस देश का दुर्भाग्य देख लीजिए कि कहीं खेती पानी की कमी की वजह से खराब हो रहा है और कहीं खेती पानी की अत्यधिक मात्रा में होने से खराब हो रहा है। और सारी सरकारें एक ही बात पे बहस करती हैं कि हम किसानों के आंसू पूछेंगे, पर बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि किसानों के आंखों में आंसू लाता कौन है? और यदि किसानों के आंखों में आंसू को रोकना होगा और उसके पीछे का कारण समझना होगा तो हम युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर देश बदलेगा। अब मैं कुछ केस आंकड़े बताऊंगा। अब न्यायालय की क्या भूमिका है? न्यायालय की अपनी एक न्यायालय का अपना एक दायरा है, और कहा जाता है कि आजकल न्याय भी उसी को मिलता है जिसका अर्थतंत्र मजबूत हो। जो किसान जीवन भर लोनों के चक्कर में रह जाता है, जो प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके लिए तो न्यायालय की चौखट तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिर भी जब फूड सिक्योरिटी बिल आया, फूड सिक्योरिटी जब बिल आया तो उसमें भी आर्टिकल 21 की बात की गई
और कोर्ट ने बताया कि जो हमारा प्रियम्बल है वो बात करता है सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का, और हर स्टेट की एक जवाबदेही है कि हर आदमी को फूड सिक्योरिटी मिले। और इस देश को फूड सप्लाई करने वाला फार्मर्स फूड की कमी से मर जा रहा है, सुसाइड कर रहा है, और हम मौन हैं। आर्टिकल 21 में कोर्ट ने ये कहा है कि जो हमारा बेसिक नेसेसिटी है वो मिलना चाहिए, पर किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों किसान पॉलिसीज के जंजाल में फंस जा रहा है? बहुत सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 48, आर्टिकल 43, 39A, जो स्टेट्स की बात करती है। शीला त्रिपाठी जी की जजमेंट, एक केस आया था जिसमें आंध्रा हाईकोर्ट ने अच्छी बात एक उठाई थी। कहा था कि एग्रीकल्चरिस्ट शुड नॉट बी लेफ्ट विदाउट ए रूफ ओवर हिज हेड। जो इस देश को अन्न प्रदान करते हैं उसके ऊपर से रूफ हट जाएगा तो कौन देखेगा उन्हें? तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, और लेजिस्लेटर मस्ट ट्राई टू प्रिवेंट एन एग्रीकल्चरिस्ट being destitute and homeless. This is the duty of legislator to think upon it and make necessary that every agriculturist should get food, shelter and clothes. ये उनकी बेसिक नेसेसिटी है, वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है, तो ये लेजिस्लेशन को सोचना पड़ेगा। कोर्ट का ये भी व्यू था कि I am in the opinion that agricultural labor is an agriculturist with the meaning of section 60 clause C of CPC। नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी किसानों की अहम भूमिका की बात की गई, किसानों के वेलफेयर की बात की गई। एक और केस आया था, पीपल्स यूनियंस फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें फोर्स्ड लेबर की बात की गई थी। जो किसान को उचित भोजन नहीं मिल पा रहा है, उसको बेसिक नेसेसिटी नहीं मिल पा रही है, वो फोर्स्ड लेबर बन जाता है। मतलब जो तय मिनिमम वेज है उससे भी नीचे काम करने में मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसको अपना पेट पालना है, अपने परिवार का पेट पालना है। उनका जो मिनिमम है वो इंडस्ट्रियल लेबर से भी कम हो जाता है। और सरकार कब जागती है? सिर्फ चुनावों के वक्त। ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम जो तय बनाते हैं, हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, ये लाखों करोड़ों की जो पॉलिसियां, जो नीति बनती है, जो हवा में झूलती रहती है, कहते हैं ना सरकार के कदम इतने ठोस होते हैं कि वो कदम उठते ही नहीं। तो इतनी पॉलिसीज का क्या फायदा जो कृषि प्रधान देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, तो फिर इस नीति निर्धारण का क्या फायदा? क्यों हम इस पे जागरूक नहीं हो पाते? क्यों किसान को बेबसी और लाचारी में छोड़ दिया जाता है? जिस तरह शिक्षा को, मेरे हिसाब से शिक्षा और कृषि से बड़ा कोई स्टेटस सिंबल हो ही नहीं सकता, और इन दोनों चीजों पे ही सरकार ध्यान देती है। एक आईएएस की वैल्यू ज्यादा है, पर एक टीचर की वैल्यू कैसे कम हो सकती है? एक टीचर ही एक आईएएस बनाता है, और उस टीचर का एक किसान रखता है। तो किसान तो प्रकृति का स्रोत है, तो क्यों हम जागृत नहीं हो पा रहे हैं? क्यों हम ये चीज नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारा बैकबोन है? हमें आगे बढ़ना होगा, हमें समझना होगा। किसान तो प्रकृति की मार झेलता है, फेलियर ऑफ मानसून्स, हेवी डेप्थ, लो डिमांड, बाजार की धांधली। इस देश में क्रिकेट की एक ग्राउंड में बारिश होती है, उस पिच को बचाने के लिए इतने संसाधन लग जाते हैं, और किसानों के अनाज को बचाने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। हम विश्व के कृषि प्रधान देश होकर हम विश्व के बाजार को देखते हैं।
और हम अपने हिंदुस्तान में इतना दलहन का क्षेत्र है, लेकिन हम दाल दूसरे देशों पे निर्भर होते हैं। किसानों की स्थिति भयावह हुई क्योंकि हम कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। हम नींबू पानी, फल रस की जगह जब कोका कोला ले आए ना, तो वो हमारा स्टेटस सिंबल बन गया है। छोटी बातें, पर ये विचारणीय है। और इन सबको हमारी जो मीडिया है, लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, इस बातों पे उठाती भी है, पर तब तक, जब तक गरीबी के दृश्य, किसानों की परिस्थिति तब तक नहीं दिखाई जाएगी जब तक कोई उसका स्पॉन्सर मिले। तो यह सोचना होगा, इन सब विषयों को उठाने के लिए हमें हमारे युवाओं और न्यायालय अपना दायरा सीमित रखता है। हम कोई यदि PIL फाइल करेगा तो उसमें भी व्यक्तिगत इंटरेस्ट देखा जाएगा। कोर्ट, फिर बहुत सारे ऐसे जजमेंट है मेरे पास जिसमें कोर्ट ने MSP की बात आई, जैसे कि S सुदर्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज में हाथ नहीं लगाना चाहता, MSP पे मैं बात नहीं करना चाहता। जबकि कोर्ट को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में किसानों के लिए आगे आके बात करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, तभी यह देश बदलेगा, तभी यह देश सुधरेगा। और आज नहीं सुधरा तो कब सुधरेगा? अन्यथा हमारे पास बचे, और कभी देश आत्मनिर्भर भारत नहीं बनता। सोचना पड़ेगा, क्योंकि गांव लेवल से हमें आगे आना होगा। गांव लेवल से, बूथ लेवल से युवाओं को उसमें भागीदारी होनी होगी। इस देश की संसद तक युवाओं को जाना होगा। कृषि की भौगोलिक स्थिति को समझाना होगा, किसानों के लिए आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर यह देश बदलेगा। और मैं युवाओं से अपील करता हूं कि आप आगे आएं, इस स्टेटस सिंबल बनाएं। और हर फील्ड में, मैं एक लॉयर हूं, पर मुझे खेती में इंटरेस्ट है और मैं खुद नहीं कर पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि खेती में इन्वॉल्वमेंट रहे। साल, महीने में, 2 महीने में एक बार जाकर लगे हुए हो, ये भी एक तरीका है। आप इंस्टेंट क्रॉपिंग पे ध्यान दे सकते हैं। हुआ क्या कि आजादी के बाद हम खेती की बात तो करने लगे, लेकिन हम सिर्फ खाद्यान्न की बात करने लगे, गेहूं, धान। पर खेती में बहुत बृहद रूप है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसमें मनी बनाई जा सकती है, तभी जाकर देश बदलेगा। और मेरा ये मानना है कि युवा चाह लें तो देश बदल सकते हैं, क्योंकि न्यायालयों में भी युवा ही हैं। और मैं अपने सारे दोस्तों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वो किसानों के लिए खड़े हों। कहीं भी देखें किसानों के लिए कुछ, तो आगे बढ़ें और उनके लिए लड़ें, उनके हक के लिए लड़ें। और जो भी देश नीति निर्धारण करती है उसको फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप आगे लाएं, किसानों को समझाने का प्रयास करें। उनके लिए पॉलिसी जो बनती है वो वहां तक, हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम जब वैकेशन में घर जाते हैं या जाते हैं तो एक छोटा सा, अपने पास तो टेक्निक है, अपने पास तो सुविधा है, उनको बताएं कि देश में चल क्या रहा है। और ऐसा होगा तो किसान बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। मेरा यही मानना है। धन्यवाद। Thank you, sir, for the beautiful insights. Now, I would like to ask Kunal Yadav to go ahead and ask you a little bit of questions that I think are relevant to the topic. Kunal? नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ भैया, मैं कुणाल इस टाइम अभी लीगल एड का कन्वीनर हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आपका और धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला हमारे लिए। धन्यवाद। भैया, कुछ प्रश्न थे, मतलब कुछ क्वेश्चन थे, मेरे भी थे पर्सनली और बाकी सबके भी थे। जैसे मैं खुद एक किसान, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी भी किसान हैं। मैं आता हूँ तो जो मैंने खुद देखे हैं, परेशानियां देखी हैं जो हमें मतलब महसूस होती हैं।
जैसा आपने बताया कि युवा क्या कर सकता है, जैसे मेरा, अगर आप बताइए कि लॉ पढ़ रहे हैं हम, कानून पढ़ रहे हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको, अगर आसपास हर जिले में, जो भी भारत में जितने जिले हैं, हर जिले में आसपास गांव होते ही होते हैं, तो कि जैसे कानून की जो पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, वो लीगल एड कैंप या फिर ऐसे कैंप लगा सकते हैं जो, जैसे ये अध्यादेश आया, इस अध्यादेश में मेन दिक्कत है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कि उस पे जीएसटी मांग रहे हैं। अब जो किसान की कमाई तो इतनी होती नहीं है, जब उसकी कमाई नहीं हो रही है, वो दूसरे साधन ढूंढ रहा है, दूसरे साधन करेगा तो खेती पे पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा, तो इसलिए वो उसके खिलाफ है। तो क्या यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस ऐसे कोई रोल नहीं निभा सकते हैं, किरदार, कि वो अपने बच्चों को वहाँ भेजें जो जागरूक करें किसानों को? मैंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि जितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं किसी भी कोर्स का, सबके अंदर हर साल एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को कंपलसरी करना चाहिए और आसपास अपने युवाओं को भेजना चाहिए कि किसानों को समझो, क्योंकि वो आपका मूलभूत आधार है। और हर यूनिवर्सिटी को, मैं तो आपकी बात से सहमत हूं, मैंने भी इसलिए कहा कि ये हमारी यूनिवर्सिटीज का इसमें बहुत अच्छा योगदान हो सकता है। क्यों नहीं हम कंपलसरी एक प्रोजेक्ट हर स्टूडेंट का हर एक साल के लिए, कि आपको खेतों में जाना ही होगा, आपको वहां किसानों की समस्या समझनी होगी, आपको उस पर अपना वक्तव्य देना होगा, अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी, और ये उसमें से अच्छा समावेश सरकार को दिया जा सकता है कि भाई ये सारी समस्या है, जो किसानों की समस्या है उनको समझा। पॉलिसीज बनती हैं, नीति हर साल बनती है, पर या तो नीति के निर्धारण में कहीं कमी होती है, कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कमी होती है, या कहीं जमीनी हकीकत में, और उसके बीच हम सिर्फ युवा हैं जो एक संवाद का साधन बन सकते हैं। और सिर्फ यदि हम उनकी बात, आज क्या है, किसान और सरकार के बीच में संवादहीनता है, शून्यता है। वो शून्यता को सार्थक बनाने वाला कोई है तो हम युवा है, और हमें उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, हम चाहे वो यूनिवर्सिटीज के माध्यम से हो, हम चाहें तो ये काम कर सकते जी, बिल्कुल सही कहा भैया आपने। जैसे हम लोग ने सुना है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो उसमें यह है कि भैया मेन जो प्रॉब्लम है किसानों की तरक्की के बीच में, किसान और सरकार के बीच में दलाली बहुत है। सबसे बड़ी मात खा जाते हैं वो दलाली में, कि अब बिचौलिए वो जो है, बिचौलिए जो है। जो अभी नया अध्यादेश, अब तो बिल आ गया, उससे ये बिचौलियों की राजनीति ही तो समाप्त करने के लिए लाया गया है। बस ये है जी कि उसको ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए, किसानों को समझाया जाए, और यदि पॉलिसीज में कहीं चूक है तो उसको भी सुधारा जाए, और संवाद होता रहेगा तो वो सारी दुविधाएं, क्योंकि कोई चीज परफेक्ट नहीं होता, उसको हमेशा जो जो पॉलिसीज बनती हैं वो नदी की तरह होती हैं, जो सदैव बहती रहनी चाहिए। नदी के प्रभाव को नहीं रोकना है, नदी के बहाव को नहीं रोकना है, उस नदी के बहाव में कुछ गलत तत्व ना जाए, उसका ध्यान रखना है, उसको हमें रिसाइकिल करते रहना होगा। और वो काम, रिसाइकलिंग का काम कौन करेगा? वो हमारा युवा करेगा। जी भैया बिल्कुल, क्योंकि ये बिचौलिया जो है, ये जब तक युवा अगर नहीं अपनी सहभागिता दिखाएगा तब तक ये नहीं हो सकता। देश नहीं ये बदलेगा। क्योंकि जैसे ऑर्गेनिक खेती वगैरह, ये सब बातें तो होती हैं, अच्छी लगती हैं सबको, सबको खाने के लिए तो अच्छी चीज चाहिए, लेकिन किसानों की हालत क्या चल रहे हैं गाँव में किसी को नहीं जाना है। तो जैसे क्योंकि भैया, हम मॉल में जाते हैं तो 5,000 की चीज लेके आते हैं, तो सीधा 4,999 होता है, तो उतना दे के आते हैं, और बस किसान के पास लेते हैं तो सब्जी मिर्ची फ्री लेना चाहते हैं। बिल्कुल भैया, भैया ऐसे ही जैसे कुछ सालों से, मतलब मैं जब से दिल्ली में आया हूँ, नोएडा को एडमिशन लिया है, ये समस्या आती है नवंबर में दिवाली के आसपास, पॉल्यूशन की, कि धुंध छा जाती है। तो मैंने कई जगह देखा है, न्यूज चैनलों में आता है, कई लोग बोलते हैं कि पराली जलने से ये अव्यवस्था हो रही है। तो भैया मेरा मानना है कि पराली तो हजार, आपने जैसे बिल्कुल पहली लाइन में बताया था कि हजारों सालों से हमारे यहाँ खेती होती आ रही है, तो खेती हो रही है, धान हो रहा है, तो पराली तो होनी होनी है। तो पराली तो हजारों सालों से जलती हुई आ रही है, तो इसमें किसानों पे टैक्स, किसानों पे जुर्माना लगाना सरकार का कितना, मतलब ये उचित कदम है कि नहीं है? आप ये देखिए कि हर साल किसान ये आरोप लगता है कि पराली जलाया जाता है, उससे पहले ही सरकार क्यों नहीं करती है इसकी व्यवस्था? तो सरकार पे ही प्रश्न चिन्ह है ना। सिर्फ दोषारोपण से किसान क्या करेगा? किसान को खाद के लिए लड़ना होगा,
किसान को अपनी फसल के लिए लड़ना होगा, पहले फसल बुआई में लड़ना होगा, यदि पानी की कमी है तो उसके लिए लड़ना है, पानी ज्यादा है तो उसके लिए लड़ना है। बाद में ये पराली के लिए हमारा एनजीटी भी है जो अपना अध्यादेश थोपना चाहता है, पर सरकार को चिंता करना होगा ना। हर साल पराली जलती है और हर साल ये स्टेटमेंट आता है, पर सरकार कुछ करती नहीं, चाहे वो किसी की सरकार हो। तो उसके लिए सोचना होगा कि वो पराली कैसे खाद में बदला जाए, उसका संरक्षण, तो उसको कैसे सरकार उसको अवशेष लिया जाए, उसका क्या बेस्ट फ्रॉम वेस्ट कैसे बनाया जाए, तो सरकार को सोचना होगा ना। और नीति निर्धारण में हम युवा बैठे हैं, यदि हमें मौका दिया जाए तो हम करेंगे। जी नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी सही बात है, क्योंकि सारे किसानों की बात करके आते हैं संसद भवन तक और फिर सारे लुटियंस दिल्ली के मेहमान बन के रह जाते हैं। वो तो कोई सबसे बड़ा कारण है, मैं अपने युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश था, माना जाता है, पर अब भारत कृषि प्रधान देश नहीं रहा, कुर्सी प्रधान देश हो गया है। और जब कुर्सी प्रधान देश हो जाता है तो कृषि ऐसे ही दलदल में फंसती चली जाती है। इसलिए हे युवा, आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा, जब मैंने भी लॉ छोड़ा, जब लॉ पास आउट हुआ था तो मैंने सबसे यही कहा था कि ये जो हमें अधिवक्ता बनने का प्रमाण पत्र मिला है ना, वो एक जवाबदेही का पत्र है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। लॉयर्स इसलिए सोशल इंजीनियरिंग है, और हमें समाज, उसमें हमारे फार्मर्स भी आते हैं, उनके हक के लिए, उनके रूल्स के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। किसी भी बत्ती में होना, किसी बत्ती में, अब तो बत्ती सिस्टम खत्म हो गया, अब बाबू बनना, लेकिन मिट्टी को मत भूलना, और वो मिट्टी हमारा किसान है। उसके लिए युवा आपको जागृत होना पड़ेगा, ये मेरा आपसे आह्वान है। भैया लास्ट के 2 प्रश्न और, जैसे अभी प्रशांत भूषण जी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया था, मेरा ये मानना है, मतलब हमारा एक ये प्रश्न है कि उसी टाइम पे ये उस कुछ दिनों बाद ये अभी लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद हमारे किसान कोरोना की महामारी में बहुत ज्यादा ही समस्याएं झेल रहा था, क्योंकि डीएपी जो खाद होती है इस्तेमाल की जाती है, उसकी बोरी सीधे 700 से 1500 रुपए कर दी गई थी। पानी की बड़ी, तो उस पे क्या हमारी कोर्ट चुप बैठ जाती? सरकार तो हमारी चुप है ही, क्योंकि सरकार तो कुछ करती नहीं है, मतलब कर चौधरी चरण सिंह के बाद इस देश ने कोई असली किसान नेता नहीं देखा है। लेकिन न्यायालयों का भी ऐसा रवैया किस ओर दिशा निर्धारित कर रहा है हमारी, या मेरे हिसाब से तो ये बर्बादी की ओर जा रहे हैं हम। ऐसे न्यायालय पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, पर न्यायालय भी अपनी जवाबदेही से वंचित रह रहा है। न्यायालय भी माउथ पीस खोज रहा है कि ये बात गलत है, पर हमें इसके लिए माउथ चाहिए। जब न्यायालय के ऊपर अपना खतरा आता है तो सारे न्यायालय और न्यायाधीश आगे बढ़ जाते हैं, पर जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हमारा न्यायालय भी मूक दर्शक बन जाता है कि कोई पीआईएल करे, कोई आए, फिर सरकार से कितना संवाद करना है, सरकार को कितना डायरेक्शन देना है, ये भी न्यायालय पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। पर स्वयं भूख पर जब बात आती है, चाहे वो किसी भी तरह का आरोप हो, तो हमारी न्यायालय एक्टिव हो जाती है। तो ये न्यायालयों से भी उम्मीद करेंगे हम कि वो किसानों के लिए थोड़ा आगे बढ़े, जागरूक हों। कुछ ऐसी कमेटी बनाई जाए, जैसे स्वामीनाथन कमेटी आई थी, इस तरह से कुछ कमेटी बने जो किसानों के लिए करे। जो सरकार और किसानों के बीच का संवाद है, उसमें न्यायालय भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये ऐसा मेरा मानना है। नहीं भैया, बिल्कुल आपने बहुत ही, मतलब ये जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए बहुत, अगर वो अपने देश के लिए असलियत में कुछ करना चाहते हैं, तो आपने जो शब्द बोले हैं, मतलब अगर उनको 10% भी अपना लें तो बहुत कुछ भला हो सकता है। क्योंकि किसान भी कर्ज माफी नहीं मांगता है, कोई किसान, मैं खुद अगर बात करूं तो मैं भी कर्ज माफी नहीं। जो किसान पूरे भारत का स्वाभिमान है, वो अपने स्वाभिमान से कैसे खेलेगा? कभी किसान अपने स्वाभिमान की बात नहीं छोड़ता, लेकिन आप उसको उस लायक तो बनने दो। उसकी फसल अच्छी होगी, उसकी पैदावार अच्छी होगी, बीज से अच्छे बाजार तक जाएगा, तो क्यों आपसे वो कर्ज की माफी की मांग करेगा? आप होम लोन 8% की बात करते हो, ट्रैक्टर पे 18% की बात करते हो, और कहते हो मैं कृषि प्रधान देश। ये तो सोचना पड़ेगा ना। आप स्वाभिमान से जीने का मौका देना होगा, आपको किसानों को एडुकेट करना होगा, नई टेक्निक। जो किसान सुबह 6 बजे डेयरी खोलता हो, उसको सुबह खेत पे
जाके खाद छींटना होगा, वो 8 बजे आपके दरवाजे पे कैसे आएगा? वो केसीसी में क्यों नहीं जाएगा? केसीसी आपके दरवाजे पे क्यों नहीं आ सकती है? सरकार की पॉलिसी को समझाने वाले लोग किसानों के दरवाजे पे क्यों नहीं जा सकते? क्यों किसान आपके दरवाजे पे जाएगा? आज जो ये अभी जो ये बिल पास हुआ है, उसमें साइकोलॉजी समझना होगा। किसान अपना पूरा फसल लेके मंडी जाएगा कि भाई 19-20 करके इसको बेचना है, और यदि खरीदने वाला आपके दरवाजे पे आएगा तो उसका माइंडसेट क्या होगा कि भाई 19-20 करके हमको खरीदना है। तो अन्नदाता क्यों किसी के दरवाजे पे जाएगा? भाई अन्नदाता के दरवाजे पे सबको आना पड़ेगा। राजनीति होगी, आएगी जाएगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, किसान था, किसान है और किसान रहेगा, क्योंकि खाएंगे हम रोटी और चावल ही। पिज्जा बर्गर भी इन्हीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही बनता है, और कोको कोला से स्टेटस सिंबल नहीं बनेगा। हमें वापस नींबू पानी पे आना पड़ेगा जो कोरोना ने लाके रख दिया। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल सच बात। और कोका कोला में जो लेबर जाती है वो भी वही किसान है जिसकी खेती इन्होंने अधिग्रहण कर लिया है, या फिर ये मानसून उसको की फोर्स्ड लेबर बनाया आपने, मजबूरी में फोर्स्ड लेबर बने हैं वो। अच्छा भैया, बस एक आखिरी और मेरी कि जैसे पूछिए अभी पूछिए। 2021 प्रदेश में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं, तो जैसे अब अभी लोगों ने बोला, जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, किसानों जो लेबर है उसको दिक्कत हो रही है, किसानों तक खाना, तो सरकार ने बोला कि हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी प्रधानी चुनाव आएगा तो मैं जानता हूँ, सब जानते हैं जो गांव से थोड़ा आते हैं लग के, कि हर किसान जो खेत पे किसान है या मजदूर, उसके पास एक शराब का क्वार्टर पहुंच जाता है। तो वो चीजें जब पहुंच सकती हैं, वो कौन पहुंच, हमारे पास इतना निचले लेवल से लेके ऊपर स्तर तक हमारे पास सरकारों का है, ये हमारे पंचायती राज है, तो उसमें युवाओं की सहभागिता आपके हिसाब से होनी चाहिए। क्योंकि प्रधानी में लोग क्या करते हैं, सीट रिजर्व हो गई महिला तो अपनी पत्नी को बना दिया, वो महिला आरक्षण का सही रूप तो नहीं है। तो क्या पढ़ लिख के युवा गांव वापस जाके ये सब चीजें सुधारने में मैंने उसकी कहा अपने अभिव्यक्ति में ही, मैंने स्टार्टिंग से कहा कि आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब आत्मनिर्भर गांव बनेगा। तो उस आत्मनिर्भर गांव को कौन बनाएगा? हम युवा। बूथ लेवल से युवाओं को जाना पड़ेगा। और जो चुनावों के वक्त जिस तरह की प्रक्रिया आपने बताई, उसमें दोष देने वाले से ज्यादा लेने वाले का है। मेरा ये मानना है कि हम उन्हें चुनते हैं जो हमें कहते हैं उस समय वी द पीपुल ऑफ द इंडिया, और चुनने के बाद वही लोग कहते हैं हु द पीपुल ऑफ द इंडिया। तो इसके लिए हमें बूथ लेवल से युवाओं को जाना पड़ेगा। आप देखिए ना, एक जमीन की करे कि जमीन का दाखिल खारिज कराए, उसमें यंग बीडीओ आते हैं, वो भी परेशान करते हैं, सीईओ परेशान करते हैं। एक सिंगल विंडो पे क्यों नहीं हो सकता है? क्यों कर्मचारी, हम किसानों के लिए तो इतना कर ही सकते हैं, क्यों सरकारी कर्मचारी नहीं एक हर जगह एक बूथ बना सकता है कि भैया इस गांव का आप इस दिन से इस दिन हम यहां बैठेंगे, आपका सारा पेपर होगा। एक सिंगल विंडो जो मैंने कहा वो बनाया जाए। और सबसे ज्यादा किसान को खुद अपने आप को जातिवाद से उठना पड़ेगा। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान अपने आप में प्रकृति है, और प्रकृति सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा देव है, और किसान हमारे लिए देवतुल्य है। बिल्कुल भैया, आपने मतलब ये तो है ही। आपने जो बात बोली लेखपाल वाले की, लेखपाल खसरा खतौनी में जो छेड़खानी कर देते हैं उससे किसानों को भारी नुकसान होता है। ये हम लोग जो कानूनी परिवेश इधर से आ रहे हैं पृष्ठभूमि से, हमारे ही है कि हमें करना है। तो मेरे सारे प्रश्न हो गए हैं भैया। मुझे पर्सनली तो बहुत ही अच्छा लगा, काफी हेल्पफुल रहा। मैं बाकी टीम और किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी भी पार्टिसिपेंट्स का कोई भी सवाल हो। जरूरी ईशा, नहीं कि हर बदलाव मेरे से होगा। मैंने पहले ही कहा था 1/125 करोड़ हिंदुस्तानी मैं हूं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तानी आप हैं। आप भी आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ें, एक एक कदम आगे बढ़ाएं, देश बदलेगा। और देश को बदलना होगा, क्योंकि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे या तो कलम तोड़ देंगे। सच कहने में जिस दिन हिचकाएंगे, कलम तोड़ देंगे, कागज फाड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्ते। ईशा, आप यहाँ से कंटिन्यू करें।
Okay, so as all good things come to an end in life, so is the seminar. On behalf of Amity Legal Aid Cell, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this webinar. At the onset, I thank our guest and resource person, Mr. Manish Kumar. We are really entitled with your knowledge and patient presence, sir. Our heartfelt thanks to the students for active participation. And at last, I would ask Vijayashree ma'am to enlighten her with her warm words. Thank you. Vijayashree ma'am. Am I audible? Yes, ma'am, you are. I am Sheetal Singh. Okay. So, on behalf of Amity Legal Aid Cell and on behalf of Vijayashree, I would like to thank Manish. Manish, you were always a very dear and a favorite student of ours when you were there in Amity. And it's such a pleasure to have you back into the family and listen to you. तुम जब Amity में पढ़ते थे तब भी हमेशा तुम्हें सुनने का जो आनंद मिलता था, और आज जब इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद जब तुम्हें सुनने का मौका मिला है, तो आज फिर से वही आनंद महसूस हुआ जो कभी हमें तब होता था जब तुम्हें लाइव कॉलेज के मूड कोर्ट हॉल में बोलते हुए सुनते थे। तुम्हारे सारी बातों को मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, and it was a very proud moment for me to realize that you have still kept up to your values and virtues which you used to talk about when you were in college. तुम आज जहाँ पहुँचे हो अपनी मेहनत से, I think so I can say. So तुम जहाँ पहुँचे हो अपनी मेहनत से, तुम हमें इस बात की तसल्ली देते हो कि एमिटी लॉ स्कूल में जो हम कोशिश करते हैं अपने स्टूडेंट्स को किसी भी माध्यम से आगे बढ़ने के लिए, और लीगल एड सेल एक बहुत ही एक्टिव और बहुत ही रेगुलर प्लेटफॉर्म है जहां सब बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है कि वो किसी ना किसी तरह से समाज के साथ जुड़े और समाज के दायित्वों को निभाने का कोशिश करें। मैं तुम्हारे साथ, मुझे भी हिंदी बोलने की प्रेरणा मिली है। ओके, तो